नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इग्नू यूनिवर्सिटी के एक सब्जेक्ट, एक विषय को लेकर चल रहे हैं और ये जो सब्जेक्ट है उसका कोड है BHIE 144, BHIE 144, जिसका टाइटल है भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं। इस वीडियो में, जो कि हमारे इस सब्जेक्ट की पहली वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, हम बात करेंगे इस किताब की इकाई 1 की। हम यहाँ इकाई 1 को कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इतिहास क्या है। हम यहाँ इस पूरी इकाई में जो हमें चर्चा करनी है वो इस विषय पर करनी है कि इतिहास क्या है। तो जैसे कि हमने सब्जेक्ट की बात की, सब्जेक्ट कोड की बात की, उसके टाइटल की बात की, और हम आज इस इकाई में जो पढ़ रहे हैं वो है कि इतिहास क्या है। तो देखिए, इतिहास शब्द की परिभाषा से हम शुरू करेंगे इस इकाई में, इस चैप्टर में, और हम भारतीय इतिहास के को संदर्भ के तौर पर लेते हुए, भारतीय इतिहास को आधार के तौर पर मानते हुए, भारतीय इतिहास की लेखन की परंपराएं किस तरह प्रारंभ हुई, कौन कौन सी अवधारणाएं, कौन कौन से तत्व भारतीय इतिहास लेखन के प्रारंभ में जो है मूल घटक बने, मूल बिंदु बने, उन सब की चर्चा करते हुए हम भारत के इतिहास के होने या ना होने के विवादों से गुजरते हुए इस पूरी इकाई में भारतीय इतिहास के प्रारंभिक दौर को समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम जब यहाँ शुरू कर रहे हैं अपने इस चैप्टर को, अपनी इस इकाई को, हम शुरुआत इस चैप्टर की प्रस्तावना से ही करते हैं। तो देखिए, जब आप इस चैप्टर की प्रस्तावना को पढ़ने जाएंगे, जब आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ने जाएंगे, तो वहाँ आपको जो है देखने को मिलेगा कि क्योंकि 12वीं सदी में, जो 12वीं सदी का दौर है, 12वीं सदी का टाइम पीरियड है, अगर हम विश्व इतिहास को पढ़कर आए हैं और विश्व इतिहास का केंद्र बिंदु रहा यूरोप। जब भी हम विश्व इतिहास की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि विश्व इतिहास में मुख्य जो धारा में रहा है वो यूरोप रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह कि विश्व में इतिहास लेखन की परंपराओं का प्रारंभ यूरोप से ही माना जाता है। इसके पीछे क्या तर्क हैं, क्या तथ्य हैं? हो सकता है कि यूरोप का इतिहास लेखन में एक बड़ा रोल, बड़ी भूमिका रही है, इसलिए इतिहास लेखन में यूरोप ने अपने आप को सबसे अग्रिम रखा, सबसे मुख्य धारा में रखा। और ये भी हो सकता है कि यूरोप जो है वो बाकी देशों की सभ्यताओं को, बाकी देशों के इतिहास लेखन को, बाकी देशों की इतिहास लेखन की परंपराओं को नकारता हुआ स्वयं को सबसे उत्कृष्ट, स्वयं को सबसे जो है बेस्ट साबित करने की कोशिश में रहा हो। ये कई सारे कारण इस बात के पीछे हो सकते हैं कि यूरोप से ही इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई। तो जब हम बात करते हैं यूरोप से इतिहास लेखन की परंपरा के प्रारंभ की शुरुआत लगभग 12वीं सदी में जो हो चुकी थी। 12वीं सदी में यूरोप में यहूदी और ईसाई जब धार्मिक परंपराएं पनपी, इसके बाद से जो इतिहास लेखन की परंपरा है उन्हें बल मिला, उन्हें गति मिली, और इसके साथ ही पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इतिहास लेखन का जो दौर है, इतिहास लेखन की जो प्रणालियां हैं वो प्रारंभ हुई। इसके बाद हुआ ये कि क्योंकि इस समय तक ये माना गया था कि जैसे हर एक विषय का अपना एक इतिहास है, जैसे जीव विज्ञान का अपना एक इतिहास है, जैसे भौतिक विज्ञान का अपना एक इतिहास है, वनस्पति विज्ञान का अपना एक इतिहास है, और क्योंकि किसी भी विषय विशेष का इतिहास है, इसीलिए उस विषय की उत्पत्ति, उस विषय के विकास को सही प्रकार से समझा जाता है। वह विषय कैसे बना, उस विषय का जो डेवलपमेंट है, उस विषय का विकास कैसे हुआ, ये समझ पाने में आसानी होती है। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ साथ एक और बात जो पनपी कि अगर इन जैसे विषयों का इतिहास है तो किसी भी देश, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का भी इतिहास होना अनिवार्य है। अगर कोई संस्कृति, अगर कोई सभ्यता कह सकते हैं कि इतिहास विहीन है, तो ये मान लिया गया था कि वो जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो ज्ञान विहीन भी होगी। यानी इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में इस बात को मजबूती देने की कोशिश की गई कि अगर किसी भी देश का इतिहास लिखा हुआ नहीं है, लिखित रूप में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस देश में ज्ञान की, समझ की, आपसी जो संवेदनशीलता है उनकी कमी रही है, उनका अभाव रहा है। अगर हम बात करें अन्य देशों की, अन्य संदर्भों की, तो हम पाएंगे कि यूनानी और मेसोपोटामिया जो इतिहास है वो लगभग एक साथ एक जो है दौर में ही पनपा। अगर हम चीन की बात करें तो हम बात देखते हैं कि चीन में भी लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व या दूसरी सदी के आसपास जो है
घटनाओं को दर्ज करना, घटनाओं को लिखा जाना प्रारंभ हो गया था। यूनानी और रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये रहा कि उन्होंने शायद उससे भी पहले अपने इतिहास को, लेखन की जो है चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया था। जब यूरोप में हम इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की बात करते हैं तो कुछ मुख्य बिंदु जिन पर यूरोप में इतिहास लेखन का जो काम है वो प्रारंभ हुआ, इसमें कार्य कारण है, यानी किसी भी चीज़ के होने का कारण और मतलब काम और कारण क्या हुआ और उसके होने के पीछे क्या क्या मतलब कारण रहे, क्या वजह रही। उस तौर पर अगर हम बात करें यूरोप में इतिहास लेखन की तो यहाँ दो तीन जो विधियाँ हैं, दो तीन चीज़ें जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उसमें एक है कार्य कारण, कार्य कारण आधारित इतिहास लेखन, यानी क्या हुआ और उसके होने के पीछे क्या क्या जो है कारण थे, क्या क्या वजह थी उसकी। दूसरा धारावाहिक विवरण, धारावाहिक विवरणों की दृष्टि से देखा जाता है। और तीसरा जो हम पाते हैं, तीसरा हम देखते हैं वो इस तौर पर कि कालबद्धता, यानी किसी भी घटना को काल में, समय अवधि में बांधा गया है या उसे किसी भी काल, किसी भी समय से संबंधित करके देखा गया है, तो कालबद्धता भी जो है यूरोप में इतिहास लेखन की एक मुख्य धारा, एक मुख्य बिंदु माना जाता है। यानी अगर हम यूरोप के इतिहास लेखन के जो है तरीके को, उसकी शैली को समझें तो वहाँ हमें तीन केंद्र बिंदु, तीन मुख्य बिंदु देखने को मिलेंगे। कार्य कारण, क्या हुआ उसके पीछे कारण क्या थे। धारावाहिक विवरण, यानी हर एक घटना को इतिहास में धारावाहिक के तौर पर, एपिसोड्स के तौर पर, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से, एक जो है एक सूचीबद्ध तरीके से लिखने की परंपरा यूरोप में विकसित हुई है। और कालबद्धता, हर घटना को, हर विवरण को एक काल से संबंधित बताया गया है, यानी कि किसी भी एक काल विशेष में कोई भी घटना घटी है, इस पर बड़ा जोर दिया गया। जब यूरोप से इतिहास लेखन की परंपरा से हम भारत के इतिहास लेखन की परंपरा पर आते हैं तो भारत में इतिहास लेखन की परंपरा को अगर हम ऐतिहासिक लेखन चेतना के तौर पर देखें, इतिहास को लिखने के विवेक के तौर पर देखें, तो यहाँ यूरोप की तुलना में कुछ भिन्नताएं, कुछ विविधताएं देखने को मिलती हैं। इस तौर पर इस चैप्टर की प्रस्तावना में दो तीन बातें मुख्य तौर पर की गई हैं जिनकी अभी तक हमने चर्चा की है। इसके बाद हम प्रस्तावना के बाद बढ़ें तो हमारा जो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है, यानी अगर बुक में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो 1.2 जो टॉपिक, 1.1 प्रस्तावना है और 1.2 जो हमारा है वो प्रारंभिक भारतीय इतिहास का निर्माण, यानी भारत में प्रारंभिक तौर पर प्रारंभिक भारतीय इतिहास का निर्माण। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग 18वीं सदी में औपनिवेशिक भारत में, अगर कुछ साथी औपनिवेशिक शब्द को ना समझ पाने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हो तो देखिए, औपनिवेशिक शब्द एक ऐसा शब्द है जो इतिहास में बार बार आएगा जब भी हम आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक सत्ता, औपनिवेशिक देश का मतलब जो है वो ये होता है कि जब किसी एक देश में किसी अन्य देश की सत्ता हो, किसी अन्य देश का शासन हो, तो ये औपनिवेशिकवाद कहलाता है, ये उपनिवेशवाद कहलाता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं 18वीं सदी में के भारतीय जो है इतिहास लेखन की परंपराओं की बात करें तो देखिए, औपनिवेशिक काल में अगर हम जाएं तो यहाँ पर जो है कई सारे साहित्यों की खोज तो हो चुकी थी, मतलब भारत में बहुत सारे प्राचीन साहित्य थे, लेकिन उन साहित्यों को ऐतिहासिक साक्ष्यों के तौर पर, उन साक्ष्यों को ऐतिहासिक तथ्यों के तौर पर मान्यता औपनिवेशिक यूरोप भारत में नहीं दी गई थी। इसके पीछे हम ये भी कह सकते हैं कि जो यूरोप है, यूरोप ने कभी भी भारतीय प्राचीन ग्रंथों को, भारतीय प्राचीन जो है रचनाओं को ऐतिहासिक साक्ष्यों के तौर पर मान्यता 18वीं सदी तक भी नहीं दी थी। इस समय जो आम सी अवधारणा थी कि हालांकि इस समय हमारे देश में जो है इतिहास के तौर पर, ऐतिहासिक मान्यताओं के तौर पर हिंदू सभ्यता और धार्मिक परंपराओं को ही एक कह सकते हैं कि आधार के तौर पर, एक मान्यता के तौर पर स्वीकार किया। ये मानना था यूरोपीय इतिहासकारों का कि भारत में जो हिंदू सभ्यता है, हिंदू सभ्यता है या फिर भारत में धार्मिक जो परंपराएं हैं,
हिंदू सभ्यता और धार्मिक परंपरा केवल यही भारत में इतिहास का आधार हैं, इतिहास की कह सकते हैं कि जड़ें हैं। इस तरह के विचार के साथ जो यूरोपीय जो सत्ताएं थी उस समय देश में, उनका कहीं ना कहीं एक जो मजबूत पक्ष रहा, उनका कहीं ना कहीं एक जो मजबूत तथ्य रहा, वो इस विचार पर कि भारत में ऐतिहासिक साक्ष्य, भारत में ऐतिहासिक लेखन की परंपराएं बहुत प्राचीन में या बहुत पहले प्रारंभ नहीं हुई थी, इस बात की पुष्टि करने पर यूरोपियों का अधिक जोर था। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति जो जिनका नाम है विलियम जोन्स, एक व्यक्ति जिनका नाम यहाँ हम लेंगे वो है विलियम जोन्स इस बात पर जोर देते हैं कि भाई या कह सकते हैं कि विलियम जोन्स थे इस बात को लेकर आश्वस्त थे, इस बात को लेकर इंश्योर थे कि अगर हम भारत की इतिहास को जानें, भारत के को समझने निकलें, तो भारत के हिंदू परंपराओं के साक्ष्यों, भारत की धार्मिक परंपराओं के साक्ष्यों को, ग्रंथों को, रचनाओं को एक मुख्य केंद्र में रखकर भारत के इतिहास के लेखन की जो कह सकते हैं कि गतिविधि है या जो कार्य है, जो प्रक्रिया है, उसको प्रारंभ किया जा सकता था, ऐसा मानना था विलियम जोन्स का। अब विलियम जोन्स के साथ हम जो बाकी दार्शनिक थे या बाकी जो पुरातत्वविद थे, ऐतिहासिक जो है रचनाकार थे, उन सब का ये मानना था कि भारत में तब तक यानी कि 18वीं सदी तक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लेखन की परंपराएं प्रारंभ नहीं हुई थी। अगर हम एक अपवाद को छोड़ दें, ये जो अपवाद जिसको हम कह रहे हैं कि केवल एक ऐसा साक्ष्य है, केवल एक ऐसा तथ्य है जो कि एक ऐतिहासिक लेखन की परंपरा के तौर पर देखा गया, जो कि लगभग 12वीं सदी में लिखा गया जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के कल्हण द्वारा लिखी गई, कल्हण की जो एक रचना है राजतरंगिणी, जब आप प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे तो कल्हण की लिखी गई राजतरंगिणी जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में लिखी गई थी, इस एक लिखित साक्ष्य को छोड़कर भारत में किसी अन्य साक्ष्य में, किसी अन्य तथ्य में क्रमबद्ध तरीके से या कार्य कारण शैली से या फिर जो है कालबद्धता के तौर पर ऐतिहासिक घटनाओं को या भारत के समाज की जो विकासशील घटनाएं हैं उनको नहीं लिखा गया था। इसके बाद जो भारत में इतिहास लेखन की जो निर्माण की जो प्रक्रिया की अगर बात करते हैं, तो भारत में इतिहास जो था ये माना गया था कि भारत में ऐतिहासिक चेतना यानी इतिहास को लिखने की जो मानसिकता है, इतिहास को लिखने की जो चेतना है, उसका विकास बहुत बाद में हुआ। हालांकि भारत में बहुत सारे महाकाव्य, पुराण, वेद, महाभारत और रामायण जैसे बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वृत्तांतों के रूप में, ऐतिहासिक धार्मिक घटनाओं के रूप में भारत में विद्यमान थे, भारत में थे। फिर भी यूरोप द्वारा इन तथ्यों को, इन साक्ष्यों को बार बार नकारने की कोशिश लंबे समय तक चलती रही। ये माना गया कि भाई ऐतिहासिक जो लेखन की परंपराएं भारत में जो विकसित हुई हैं, भारत में उन्हें शुरू करने की जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं उस तौर पर ही होनी चाहिए जिस तौर पर यूरोप में इतिहास लिखा गया है। यूरोपीय समाज का या यूरोपीय जो सत्ताएं भारत में शासन कर रही थी, उनका मानना, उनका स्वीकार करना इस हद तक था कि वो केवल उस तरह के इतिहास को या उस तरह के इतिहास लेखन को ही स्वीकृति दे रही थी जो इतिहास यूरोप की शैली के आधार पर, यूरोप के विचारों के आधार पर या यूरोप की जो है कि अपनी इच्छाओं के आधार पर ही लिखा गया हो। केवल इस तरह के इतिहास को ही यूरोप स्वीकृति देने के पक्ष में था और बाकी भारत की जो परंपराएं हैं, भारत की ऐतिहासिक लेखन की परंपराएं, उन्हें बार बार यूरोप द्वारा जो नकारने की कोशिश की गई। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक तरफ जो है जो कह सकते हैं कि इतिहासविद हैं, जितने पुरातत्वविद हैं, उनका एकमात्र जो पक्ष था भारत में या अन्य औपनिवेशिक देशों में इतिहास को लिखने का, वो ये कि कहीं ना कहीं हमेशा यूरोप की भारत से तुलना की जाएगी, भारत की सभ्यताओं से, संस्कृतियों से, परंपराओं से, रिवाजों से तुलना की जाएगी और उन तुलनाओं में भारत को हमेशा यूरोप से निम्न पाया जाएगा। निम्न सिद्ध करने की, निचले स्तर पर सिद्ध करने की जो एक कह सकते हैं कि मंशा थी, वो हमेशा से यूरोप के इतिहास लेखन में रही है। यूरोप के इतिहास को महान, यूरोप के इतिहास लेखन को बहुत ज़्यादा विद्वान, बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय बढ़ाए जाने की जो कोशिशें थीं वो हमेशा से चलती रहीं। एक जो चीज़ मानी जाती है कि मानवतावादी सिद्धांतों के आधार पर भारत में इतिहास लेखन की परंपराओं को प्रारंभ करने में जो कठिनाइयाँ,
जो रुकावटें, जो बाध्यताएं थीं, वो एक तरफ भारत में कभी भी इससे पहले ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया था 18वीं सदी से पहले। ये अपने आप में एक कठिनाई, अपने आप में एक बाध्यता तो थी, साथ ही साथ एक बाध्यता ये भी थी कि यूरोप भारत के इतिहास को या भारत के इतिहास की मान्यताओं को, भारत के इतिहास की महानताओं को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। इस क्रम में जब हम बात करते हैं तो विलियम जोन्स जहां एक तरफ पक्ष लेते हैं, भारत में ये कहते हैं कि भारत के इतिहास लेखन का आधार, केंद्र बिंदु भारतीय साहित्य, भारतीय रचनाएं, भारतीय महाकाव्य हो सकते हैं, उनका ही समर्थन करते हुए जेम्स मिल, एक व्यक्ति जिसको हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में भी और हिस्ट्री में भी, तो जो जेम्स मिल भाई साहब हैं, इन्होंने अपनी एक रचना जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जेम्स मिल ने इस तथ्य को बड़ी जो है कह सकते हैं कि मजबूती से रखा, इस तथ्य को बड़ी बारीकी से रखा कि भारत में ऐतिहासिक परंपराओं के लेखन की जो परंपरा है, जो गतिविधि है, उसको जोरदार तरीके पर शुरू किया जाए। लेकिन जेम्स मिल के इतिहास लेखन का जो केंद्र बिंदु रहा, जो मुख्य धारा रही, वो हिंदू मुस्लिम सभ्यताएं तथा ब्रिटिश शासन रही। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास के लेखन को इस क्रम में बांटा। उसने हिंदू इतिहास के रूप में देखा, उसके बाद इस्लामिक इतिहास, मुस्लिम इतिहास और अंत में जो ब्रिटिश इतिहास है यानी ईसाई इतिहास है। इस 3 चरणों में, इन 3 क्रमबद्धताओं मिल है, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 चरणों में बांटा, एक तरफ हिंदू इतिहास, मुस्लिम इतिहास और उसके बाद ब्रिटिश इतिहास के तौर पर। अब आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जहां जेम्स मिल जो है कम से कम भारत के इतिहास को एक स्वीकृति तो प्रदान करते हैं, इसके बाद एक और व्यक्ति जिसको जो है हेगल या हीगेल के तौर पर जाना गया है, हीगल या हेगेल, हेगल या हीगेल जो है वो इस पक्ष का एक मजबूत जो है पक्षकार है, इस तथ्य का एक मजबूत पक्षकार है कि इतिहास लेखन की परंपराओं को मान्यता, स्वीकृति तभी दी जाएगी जब ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक चेतना मूर्त रूप में जो है दिखाई दे। मूर्त रूप का अभिप्राय है कि भौतिक स्वरूप में प्राप्त हो, यानी कि सैद्धांतिक तौर पर, चेतना के तौर पर, विचारों के तौर पर अगर किसी देश का इतिहास विद्यमान रहा भी है तो इस तरह के इतिहास को स्वीकृति ना दी जाए, बल्कि इतिहास उसे माना जाए जिस ऐतिहासिक घटनाओं, जिन ऐतिहासिक तथ्यों, जिन ऐतिहासिक जानकारियों के मूर्त रूप प्रदान हो, कहते हैं भौतिक रूप प्रदान हो। इस तरह के इतिहास को जोड़ देते हुए हेगल या हीगेल ने भारत के इतिहास को, भारत के प्राचीन इतिहास को नकारने का जो है बड़ा पक्ष रखा, बड़ा तथ्य रखा। जहाँ एक और हेगेल कहता है कि भाई ऐसे इतिहास को स्वीकृति नहीं दी जा सकती जिस इतिहास को सिद्ध करने के लिए, जिस इतिहास को साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन, पर्याप्त साक्ष्य, सबूत और तथ्य ना हो, इसे साबित करने की जो है क्षमता ना हो, उस तरह के इतिहास को मान्यता, उस तरह के इतिहास को स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। ये मजबूत पक्ष किसका रहा? ये रहा हेगेल, या फिर जो है हीगेल या हीगल बोला गया इस व्यक्ति को, इनका ये पक्ष रहा। आगे चल के अगर बात करते हैं तो जेम्स मिल जो है इस हेगेल के विचारों को खंडित करते हुए, इसके विचारों का खंडन करते हुए अपनी प्राचीन बात पर पुरजोर तरीके से, मजबूती से बात रखते हुए कहते हैं कि किसी भी देश का इतिहास जो है बेशक वृत्तांतों में है, घटनाओं में है, चेतनाओं में है, विचारों में है, लेकिन इतिहास होता है। इतिहास की पुष्टि करने के लिए, इतिहास को सिद्ध करने के लिए हमें भौतिक साक्ष्यों या मूर्त रूप की हो सकता है कि आवश्यकता हो, लेकिन केवल मूर्त रूप या भौतिक अवशेष हो, एक केवल यही इतिहास का पैमाना नहीं हो सकता। इस बात को जेम्स मिल ने हेगेल की बातों को, विचारों को खंडित करते हुए बहुत ही बारीक जो है कह सकते हैं कि मजबूती से रखा। इसकी अगर बात करें तो हम भारत में अभिलेख शास्त्र की बात करते हैं, मुद्रा शास्त्र की बात करते हैं और पुरातत्वों की बात करते हैं। 1960 के बाद से भारत में ऐतिहासिक परंपराओं में जो नया मोड़ आया 1960 के बाद से, 1960 के बाद से, कि इस समय से भारत के इतिहास लेखन को अब एक नई दिशा, एक नया जो क्रम है वो दिया जाने लगा था।
इसमें जो कुछ मुख्य नाम आते हैं, कुछ मुख्य जो मतलब इतिहासकारों के बात करते हैं, जिसमें एक डी डी कोशाम्बी हैं जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। इनका नाम है डीडी कोशाम्बी, जो कि मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। डीडी कोशाम्बी का मानना ये है, इनका दावा ये है कि हो सकता है किसी एक देश की संस्कृति, किसी एक देश का इतिहास किसी अन्य देश से भिन्न हो, किसी एक देश में इतिहास लेखन की परंपराएं, इतिहास लेखन के तौर तरीके, इतिहास लेखन के पैमाने अलग हों, लेकिन केवल इस बात के आधार पर कि क्योंकि कोई एक देश अपने इतिहास लेखन की परंपराओं को अलग चलाता आया है, अपने इतिहास लेखन की विधियों को एक अलग तरीके से रखता आया है, केवल इन आधारों पर हम किसी भी एक देश के इतिहास को नकार नहीं सकते, किसी भी एक देश को सत्य या असत्य की श्रेणी में नहीं बांट सकते। इस तथ्य को, इस विचार को बड़ी मजबूती से रखा डीडी कोशाम्बी ने। डीडी कोशाम्बी का जो मुख्य तर्क था वो ये कि यूरोप अगर अपने आप को, अपनी लेखन विधि को, अपने इतिहास लेखन की विधि को, पैमानों को या जो कह सकते हैं तौर तरीकों को महान मानता है तो उसका ऐसा मानना स्वाभाविक है, लेकिन यूरोप द्वारा दूसरे देशों के ऐतिहासिक चेतना के लेखन को, विधियों को, तौर तरीकों को नकार देना पूरी तरह से अन्याय संगत है, ये अस्वीकार्य होना चाहिए। डीडी कोशाम्बी ने इस मत को बड़ी मजबूती से रखा। इनके साथ ही एक वीएस जो है पाठक साहब हैं, इसमें एक जो नाम आता है वीएस पाठक साहब। वीएस पाठक, और वीएस पाठक की एक रचना है, वीएस पाठक की जो है कि एक कह सकते हैं इनकी एक कृति है जिसका नाम है एशियंट हिस्टोरियस ऑफ इंडिया। एशियंस, इसका जो नाम है वो है एशियंट हिस्टोरियस ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी इस बुक में जो है भारत में कई जो लेखन परंपराएं हैं, कई जो लेखन विधियां हैं, जिसमें इन्होंने चरित्र साहित्य की बात की है, जैसे हम रामचरितमानस की बात करते हैं या अन्य चरित्र जो जितनी भी रचनाएं हैं, चरित्र जो है लेखन इतिहास की विधि की बात की है। वंशावली विधि की भी इन्होंने भारत में बात की है। वंशावली विधि जिनमें किसी भी साम्राज्य, किसी भी राज्य विशेष की वंशावली का विस्तार पर वर्णन किया जाता है, तो चरित्र साहित्य लेखन विधि, वंशावली विधि, या फिर इन्होंने इस बात को बड़े तौर पर रखा कि भारत के इतिहास को लेखन की जो परंपराएं हैं वो केवल और केवल भारत के मूल्यों, भारत के आदर्शों या भारत के समाज की जो वास्तविकताएं हैं, भारत के समाज की जो भी परिघटनाएं हैं उनके आधार पर लिखी जाएंगी, ना कि यूरोप की विधियों के आधार पर। यूरोप की जो है स्वीकृति को अगर बात करते हैं कि क्या भारत के इतिहास लेखन को या भारत के इतिहास को यूरोप की स्वीकृति की आवश्यकता है या नहीं है, इस बात को भारतीय दार्शनिकों ने, भारतीय पुरातत्वों ने या भारतीय जो ऐतिहासिक जो लोग रहे हैं उन्होंने इस तौर पर जो है बड़ा कह सकते हैं कि मजबूती से रखा है कि यूरोप का अपना विचार अलग हो सकता है, लेकिन भारत के इतिहास को नकार देने का अधिकार भारत ने किसी को भी नहीं दिया है। इस तौर पर ये जो चर्चाएं हैं, ये जो वाद विवाद हैं कि भारत में ऐतिहासिक परंपराएं, भारत में इतिहास का निर्माण जो है किस तरह से प्रारंभ हुआ, आगे चलकर जितनी भी पुरातात्विक खोजें हुई हैं, हालांकि उन सभी खोजों में, उन सभी ऐतिहासिक लेखन गतिविधियों में यूरोप और यूरोप के पदाधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, और हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि भारत के इतिहास लेखन पर यूरोपीय सभ्यताओं का, यूरोपीय शैलियों का, यूरोपीय विचारों का एक बड़ा प्रभाव है, एक बड़ा असर है। यानी कि अगर भारत के इतिहास को हम ये कहें कि वो यूरोप के इतिहास की जो विचारधाराएं हैं, विचार की इतिहास की जो मान्यता है, उनसे भारत का इतिहास लेखन अछूता नहीं है, क्योंकि भारत के इतिहास लेखन में यूरोप की या यूरोप के लोगों की बड़ी भूमिका है। और हम जब भी देखते हैं भारत के इतिहास की लेखन परंपराओं को, तो हम पाएंगे कि हमेशा से भारत में इतिहास लेखन की परंपराओं के साथ साथ भारत के इतिहास को, भारत की ऐतिहासिक गतिविधियों को, घटनाओं को यूरोप से निम्न करके देखने की एक जो आम चलन, एक आम अवधारणा रही है वो रही है, और उसमें भारत को हमेशा से यूरोप से निम्नतर दर्शाने की कोशिशें हमेशा यूरोप की ऐतिहासिक परंपराओं की रही हैं। इस टॉपिक के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई भारत में ऐतिहासिक परंपराएं क्या हैं। भारत में जब हम ऐतिहासिक परंपराओं का जिक्र करते हैं तो वास्तव में ऐतिहासिक परंपराओं का अर्थ क्या है, ऐतिहासिक परंपराओं के मायने क्या हैं,
उसकी हम चर्चा आगे करते हैं। ऐतिहासिक परंपराओं ऐतिहासिक परंपरा वास्तव में है क्या? तो देखिए, जब हम भारत के इतिहास की ऐतिहासिक परंपराओं को जानने की प्रयास करते हैं या हम ये बात कहते हैं कि भारत में ऐतिहासिक परंपराएं क्या हैं, तो इसमें जो 2-3 बातें मुख्य तौर पर उभर कर आती हैं, जिन तत्वों के आधार पर, जिन तथ्यों के आधार पर भारत में ऐतिहासिक परंपराओं को जो है कहीं ना कहीं दर्शाया जाता है या परिभाषित किया जाता है, तो उसकी 3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि अतीत की घटनाओं की ऐतिहासिक चेतना, भारत में जो अतीत की जो घटनाएं हैं उनकी ऐतिहासिक चेतना, उन्हें लेकर जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो बड़ा मायने रखता है, विशेषकर उन घटनाओं की जिन्हें समाज द्वारा प्रासंगिक या महत्वपूर्ण समझा गया। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बहुत महत्व रखती हैं। दूसरी बात, इन घटनाओं को कालानुक्रम, यानी जैसा कि यूरोप वाला तरीका था कि जिन घटनाओं को कालानुक्रम, काल के अनुक्रम में, काल के जो है मतलब समय के एक अधिक अतिक्रम में व्यवस्थित तौर पर रखा गया है। इसमें कारण कार्य के तत्व को प्रदर्शित करती है, किस समय पर जो है क्या हुआ, कार्य कौन सा हुआ और उसके कारण क्या थे। ये जो विधि है वो सामान्य तौर पर भारतीय इतिहास लेखन परंपराओं में शामिल रही है। तीसरी मुख्य बात, इन घटनाओं को उस समाज की आवश्यकताओं के अनुसार दर्ज किया गया जिस समाज के विषय में इतिहास लिखा जा रहा है, उसी समाज की आवश्यकताओं के रूप में ऐतिहासिक घटनाओं को परिभाषित किया गया है। इसमें इसी में जो 2-3 बातें महत्वपूर्ण रहती हैं कि भाई भारत की ऐतिहासिक जो परंपरा क्या है, तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज़ आएगी कि ऐतिहासिक परंपराएं उन घटनाओं को या भारत में घटी उन घटनाओं को हम कह सकते हैं, उन घटनाओं के तौर पर दर्ज करने की बात कर सकते हैं जिनमें भारत के विचार, भारत की संस्कृति, भारत की मान्यताएं, भारत की परंपराएं समाहित हों, शामिल हों। उन्हें हम भारत में ऐतिहासिक परंपराओं के तौर पर प्रमाणित कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो कि भारत में ऐतिहासिक परंपराओं का विकास करने के संकेतक हैं कि कैसे भारत में ऐतिहासिक परंपराओं का विकास हुआ, उनके कुछ चिन्ह हैं, उनके कुछ सिंबल्स हैं। वो सिंबल क्या हैं? पहली बात तो ये कि कोई भी समाज समय के किसी निश्चित समय बिंदु पर अपनी कुछ विशेष आवश्यकताओं का अनुभव कर सकता है। किसी टाइम विशेष पर समाज को लग सकता है कि उसकी किसी अन्य समाज से कुछ खास ज़रूरतें हैं। ये एक संकेतक है कि भारत में सामाजिक परंपराएं, ऐतिहासिक परंपराएं किस तौर पर विकसित हुई हैं। दूसरी बात ये कि इस परंपरा के रखवाले, रक्षक कौन होंगे, यानी किसी भी समाज या अगर भारत की हम बात कर रहे हैं तो भारत में जो परंपराएं हैं, भारत के जो विधि विधान हैं, उनके रखवाले वास्तव में कौन होंगे, उनके संरक्षक कौन होंगे, ये एक संकेतक है कि ऐतिहासिक परंपराओं को कैसे लिखा जाए। तीसरी बात कि किस प्रकार के साहित्य में यह परंपरा अंतर्निहित होती है, किस तरह का इतिहास लिखा जाए कि जिसमें भारत की परंपराओं को अंतर्निहित किया जाए, भारत की परंपराओं को समाहित उसमें इंक्लूड किया जाए। ये एक अलग विचार है, ये एक अलग बात है। अगली जो बात आती है कि इतिहास लेखन परंपराओं में कि ऐतिहासिक लेखन की परंपराओं की शैली कैसी होगी, तरीका कैसा होगा, किस तरह से ऐतिहासिक जो है घटनाओं को लिखा जाएगा। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है, एक विशेष सामाजिक संदर्भ के रूप में ऐतिहासिक परंपराओं की संरचना, ऐतिहासिक परंपराओं की संरचना किस तरह की रही है, उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर रहा है, उसे जानना, उसे समझना एक महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ साथ छठी एक महत्वपूर्ण जो बात है इसमें कि ऐतिहासिक जो लेखन की जो निश्चित संकेतक हैं उनमें ये कि जिस इतिहास को लिखा जा रहा है, जिस इतिहास लेखन की परंपरा का जो है निर्माण हो रहा है, उसके श्रोता या दार्शनिक कौन होंगे, कौन लोग उस इतिहास को पढ़ेंगे, कौन लोग उस इतिहास से रूबरू होंगे, वो एक महत्वपूर्ण बात है। और अंतिम महत्वपूर्ण बात जिसकी बात की है कि क्या इस ऐतिहासिक लेखन में स्वहित को, स्वयं के हित को महत्व दिया गया है, स्वयं के हित को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, एक संकेतक है। इसके अलावा देखिए, जो इतिहास लेखन है वो कहीं ना कहीं मौखिक इतिहास से ग्रंथों के इतिहास में परिवर्तित हुआ। जो मौखिक साहित्य, मौखिक परंपराएं पहले से विद्यमान थी, उन्हें ही लिखित रूप प्रदान किया गया और यही इतिहास लेखन की। इसके बाद इस चैप्टर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऐतिहासिक परंपरा की ओर, यानी भारत जो है वो ऐतिहासिक परंपराओं की ओर किस प्रकार बढ़ा, उस पर हम बात कर रहे हैं।
ऐतिहासिक ऐतिहासिक परंपरा की ओर, ऐतिहासिक परंपरा की तरफ। यहां एक महत्वपूर्ण नाम हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है रेमिला थापर। रेमिला थापर। रेमिला थापर एक ऐसी कह सकते हैं कि दार्शनिक, एक ऐसी ऐतिहासिक इतिहासकार कि जिन्होंने भारत में ऐतिहासिक परंपराओं को इंकित करने का, ऐतिहासिक परंपराओं के लेखन की गतिविधियों को इंगित करने का एक महत्वपूर्ण काम किया। और रेमिला थापर जो जिस चीज़ पर काम करती हैं कि वो हमेशा इतिहास को एक मूर्त रूप में अनुभव करती हैं, मूर्त रूप यानी भौतिक रूप में अनुभव करती हैं। और उनका मानना है कि भाई इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं जो विचारों पर भी आधारित है वो किसी न किसी रूप में मूर्त रूप अवश्य धारण कर लेता है, मूर्त रूप अवश्य जो है प्राप्त कर लेता है। ऐसी धारणा के साथ जो है रेमिला थापर अपने ऐतिहासिक विचारों को रखती हैं। रेमिला थापर भारतीय इतिहास की परंपराओं को 3 तरह की परंपराओं में बात करती हैं। तो 3 परंपराएं जिनको रेमिला थापर ने जो है इंकित किया है, उनमें जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की, पौराणिक परंपराएं। रेमिला थापर का मानना है कि भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण एक घटना है वो मतलब कह सकते हैं आधार है, वो पौराणिक परंपराएं हैं। यानी भारत का जो इतिहास है वो पौराणिक परंपराओं, जो प्राचीन परंपराएं भारत की रही हैं उनके आधार पर लिखा या संजोया जा सकता है। तो पौराणिक परंपराएं एक जो है महत्वपूर्ण आधार है रेमिला थापर द्वारा इंकित तथ्यों का। और दूसरा है श्रवण परंपरा। श्रवण परंपरा जैसे विशेषकर बौद्ध तथा जैन धर्म में रही है। श्रवण परंपरा का मतलब होता है सुनकर जो है इतिहास को आगे बढ़ाने की, मतलब जो है केवल श्रुति के द्वारा, मतलब सुनकर, मतलब जो इतिहास केवल मौखिक तौर पर श्रवण के द्वारा, सुनने के द्वारा आगे चला हो। तो ये बौद्ध और जैन संप्रदाय जो हैं वो इस तरह की ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़े हैं जिनमें ऐतिहासिक गतिविधियों, ऐतिहासिक तथ्यों को सुनकर आगे बढ़ाया गया है। तीसरी परंपरा जिसको रेमिला थापर ने इंकित किया है वो है चारण परंपरा। चारण परंपरा की अगर बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में एक मुख्य धारा, एक मुख्य महत्व रहा है चारण परंपरा का। चारण एक ऐसे समुदाय विशेष को कहा गया था जो समुदाय घटनाओं को, तथ्यों को या किसी जो है तथ्य विशेष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते थे, जिसका व्याख्यान, जिसकी घटनाओं का वर्णन वो एक स्थान दूसरे स्थान पर करते थे। चारण परंपरा जो है वो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण एक घटक रही है, कड़ी रही है। तो रेमिला थापर ने भारतीय परंपराओं को, इतिहास की परंपराओं को 3 परंपराओं में वर्णित किया है। पौराणिक परंपराएं यानी प्राचीन धार्मिक परंपराएं, प्राचीन धार्मिक तथ्य। श्रवण परंपराएं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में देखने को मिलती हैं, जिनमें इतिहास को केवल श्रवण के द्वारा, केवल सुनने के द्वारा देखा गया है। और चारण परंपराएं एक ऐसा समुदाय कि जो तथ्यों को, जानकारियों को, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक लंबी अवधि तक समाज में जागृत रखता है सूचनाओं को इस प्रकार से। तो ये जो ऐतिहासिक परंपराओं की ओर बढ़ने की जो रेमिला थापर ने कह सकते हैं पैरवी की है वो इन 3 तथ्यों के आधार पर की है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर में, उसमें मुख्य से जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है, अगर हम चैप्टर को बड़े विस्तार से पढ़ने लगे तो ये जो वीडियो है वो 4 से 5 घंटे का मेरा अनुमान है कि हो जाएगी। इसलिए हम केवल उन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं कि जो बिंदु हमें एग्जाम में जाने से पहले जरूर पता होने चाहिए, उन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रारंभिक भारत में अतीत के प्रति दृष्टिकोण। तथा उसका पाठ्यक्रम। तो प्रारंभिक भारत में या जो प्राचीन भारत में अतीत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या रहा, क्या नजरिया रहा,
और उसका पाठ्यांकन यानी उस अतीत का पाठ्यांकन, उस अतीत को पढ़ना, उस अतीत को जानने के क्या उनसे तरीके रहे, कौन से विधियाँ रही, उनकी बात करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि रेमिला थापर का नाम एक बार फिर से इस टॉपिक में आता है। तो रेमिला थापर का जो मानना है कि संस्मरण मतलब क्या, सुनकर बोलना या जो है स्मरण से का जो एक संबंधी शब्द है संस्मरण, कि सुनी गई याद रखी गई बातों को लोगों तक पहुंचाना। संस्मरण एक प्राचीन विधि, एक प्राचीन परंपरा रही है, या प्राचीन इतिहास में भारत में जो है किसको, इतिहास को एक संस्मरण के तौर पर मुख्य जो है पहचान मिली है, मुख्य जो है उसका कह सकते हैं कि आधार माना गया है। दूसरी बात जो देखते हैं कि इतिहास लेखन में इतिहास लेखकों का जो मंतव्य है, उनके मन की जो दशा है, उनके मन का जो कह सकते हैं हाल है, वो इतिहास लेखन की परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि स्थान रखता है। जब हम ये बात करते हैं कि इतिहास को लेकर प्राचीन भारत में या आरंभिक भारत में लोगों का दृष्टिकोण क्या रहा, अतीत को लेकर दृष्टिकोण क्या रहा, तो इसमें जो लेखक हैं उनका मंतव्य एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है कि इतिहास को लिखने वाले लोगों ने किस मन से, किस दृष्टिकोण से, किस विचार से इतिहास को लिखा। अगर इतिहास लिखने वाले व्यक्ति ने ये मान लिया है कि उसे किसी भी संस्कृति, किसी भी सभ्यता, किसी भी समाज को जो है धूमिल करना है, मिटाना है, या उसे इस तरह से दर्शाना है कि जिससे लोग उससे नफरत करें, तो ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और उस इतिहासकार के लिए, उस लेखक के लिए ऐसा करना बहुत ही आसान है, अपनी मंशाओं को पूरा करना बहुत आसान है। या किसी लेखक ने, ऐतिहासिक लेखक ने ये मान लिया है कि उसे किसी भी संस्कृति, किसी सभ्यता, किसी भी समाज विशेष का उत्थान करना है, उसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाना है, तो ये भी उसके लिए कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि एक समय अवधि के बाद, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद लिखी गई ऐतिहासिक गतिविधियों को पुष्टि कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। आप चेक नहीं कर पाएंगे। अगर कोई घटना आपसे 100-150 साल पुरानी है तो शायद हम उसको जांच लें, उसे हम चेक कर लें कि इतिहास लेखन लिखने वाले लोगों ने उसको किस तरह से दर्शाया, तो ये शायद मुमकिन हो। लेकिन अब से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले लिखे गए इतिहास की हम जांच करने निकलें तो हमारी सीमाएं, हमारी हदें एक हद तक जाकर ख़त्म हो जाएंगी। हमारी उससे आगे हैसियत नहीं है कि हम किसी भी इतिहासकार द्वारा लिखी गई बातों की जांच कर पाएँ, उसकी पुष्टि कर पाएँ कि उसने जो लिखा वास्तव में वो सही है या नहीं है। क्योंकि साक्ष्यों की अपनी अलग सीमाएं हैं, तथ्यों की अपनी अलग सीमाएं। उन तथ्यों का वर्णन करने वाले जो ऐतिहासिक लेखक हैं उनका ज़्यादा महत्व है, उनका ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है इतिहास को लिखने में। तो रेमिला जो है वो मानती हैं कि भारत के इतिहास लेखन की जो परंपराएं हैं, भारत में इतिहास को लेखन को लेकर जो दृष्टिकोण है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत या बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं रहा। इतिहास लेखन की परंपराओं के प्रति लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि ना होने के पीछे भी एक कारण ये हो सकता है कि भारत में जो परंपराएं पनपी हैं, भारत में जो परंपराएं रही हैं, उनमें जो स्वीकृतिवाद है, उनमें जो प्रकृतिवाद है, यानी सिंपल सी बात है, भारत के लोगों के लिए भारत का सब कुछ जो है स्वाभाविक है, सब कुछ प्राकृतिक है, और कभी भी कोई भी स्वाभाविक तौर पर किसी भी सामान्य चीज़ के बारे में लेखन कार्य नहीं करता, इतिहास नहीं लिखता। लिखने की जो रुचि है वो वहाँ उत्पन्न होती है जब कोई भी तथ्य, कोई घटना, कोई भी कह सकते हैं गतिविधि सामान्य के विपरीत हो, असामान्य हो, तभी लिखने की जो परंपराएं जो है जन्म लेती हैं। इनमें जो रेमिला थापर हैं वो जो है इस बात को आगे बढ़ाते समय कहती हैं कि भारत में संक्रमण जो है बहुत कम रहा लेखन की प्रवृत्ति के तौर पर, या कह सकते हैं लेखन को लेकर जो रुचि रही है वो बहुत कम रही है। लेकिन केवल इस कारण से भारत के इतिहास को या भारत की ऐतिहासिक परंपरा को नकार देना ये कहीं ना कहीं गैर न्यायसंगत हो सकता है, गैर न्यायसंगत सिद्ध होगा। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर जो है रेमिला थापर इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारत में इतिहास को लेकर, ऐतिहासिक लेखन को लेकर क्या दृष्टिकोण रहा है। उनमें जो महत्वपूर्ण बात जो कहती है रेमिला थापर कि क्योंकि इतिहास का इस्तेमाल सत्ताधारी वर्ग को वैध ठहराने के लिए हमेशा से हुआ है। इतिहास लेखन की जो रुचि या गतिविधियाँ रही भी होंगी, उनमें ये कोशिश की गई कि जो शासक वर्ग है, जो साम्राज्य को चलाने वाले लोग हैं, उनको वैध ठहराया जाए, उन्हें लीगल ठहराया जाए। ये प्रवृत्ति हमेशा देखने को मिली है। दूसरी बात जो देखने को मिलती है कि भाई जब भी इतिहास लेखन की परंपराएं रही हैं, उन ऐतिहासिक लेखन की परंपराओं में किसी समुदाय विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी समूह विशेष को या तो उत्कृष्ट दिखाने की कोशिश हुई है या फिर उसे बहुत ही निम्न दिखाने की कोशिश हुई है। आगे चलकर जो रेमिला थापर जिन बिंदुओं पर बात करती हैं, उसमें तीसरा बिंदु यह है कि इतिहास का मतलब अतीत को किसी विशेष दृष्टि से देखना नहीं होता है।
बल्कि इतिहास में जो भी घटनाएं जैसे घटी हैं उनका निरपेक्ष तौर पर लेखन कार्य करना, उन्हें बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के लेखन प्रणाली में सजोना, ये एक लेखक की जो है, एक इतिहास लेखक की जिम्मेदारी होती है। अगर हम ग्रंथों की बात करें, हम अगर लिखित साक्ष्यों की बात करें, तो वहाँ भी हमें कहीं ना कहीं लिखित साक्ष्यों की सीमाएं देखने को मिलेंगी। किसी लेखक विशेष की, किसी रचनाकार विशेष की अपनी खुद की रुचियाँ, अपने खुद के वक्तव्य, अपने खुद के विचार देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही समय का किसी विशेष रूप में प्रक्षेपण भी विचार अभिव्यक्ति करने का एक तरीका है। यानी किसी समय विशेष में कोई एक विचार बहुत अधिक प्रचलित हो सकता है और किसी अन्य समय में, किसी भिन्न काल में वही तथ्य, वही जानकारियाँ, वही सूचनाएं हमें गैर तार्किक और गैर न्यायसंगत लग सकती हैं। इस पूरे टॉपिक में, जिसमें हम प्रारंभिक भारत में अतीत के प्रति दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर हम इस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, इस पॉइंट को लिख सकते हैं। आगे चलकर जब हम बात करते हैं इस चैप्टर में, तो विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक परंपराएं, देखिए भारत में इतिहास को लिखने के लिए विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक परंपराएं जो हैं वो रही हैं। और उन ऐतिहासिक परंपराओं में पुराण परंपराएं, यानी अब हम देखते हैं कि वेदों के बाद वेदों का वर्णन करने के लिए पुराणों की रचना हुई, जिनमें 18 पुराण हैं। तो पुराण परंपराएं महत्वपूर्ण हैं। इतिहास संबंधी विचारों की जब बात करते हैं तो नायक प्रधान या दरबारी चारण, नायक प्रधान यानी कि जिस ऐतिहासिक लेखन में किसी व्यक्ति विशेष को एक नायक के तौर पर, एक उत्कृष्ट व्यक्ति के तौर पर दर्शाने की जो परंपराएं हैं बड़ी प्रचलित रही हैं। इसके साथ में चारण परंपराएं, जिनमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक व्यक्ति विशेष किसी घटना विशेष को, किसी तथ्य विशेष को जाकर लोगों के पास वर्णन करता है, बताता है। उस तरह की परंपराएं श्रवण परंपराएं, जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं, रही हैं। मठ संगाराम यानी कि जो जैन परंपराएं हैं, मठों में निवास करने के बाद उन विचारों को, उन तथ्यों का वर्णन करना, उन्हें आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ें रही हैं। इसके बावजूद कुछ धार्मिक, मतलब कुछ ऐसी लेखन परंपराएं, कुछ ऐसी ऐतिहासिक लेखन परंपराएं जो भारत में पनपी हैं, भारत में रही हैं, हम यहाँ उनकी बात कर रहे हैं। इन धार्मिक परंपराओं में जो पहली चीज़ है वो इन धर्मों के संस्थापकों की ऐतिहासिकता है। जिन धर्मों की संस्थापना भारत में हुई है, उनके संस्थापकों की ऐतिहासिकता, उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास क्या रहा, एक मुख्य धर्म जो है लेखन परंपरा का केंद्र बिंदु है। यानी इस बात पर इतिहास लिखने में बहुत जोर दिया गया है कि जिन धर्मों की स्थापना भारत में हुई है, उन धर्मों की स्थापना करने वाले लोगों की जो ऐतिहासिकता है वो क्या रही है। रूढ़िगत या फिर मूल विचारों से भिन्न मतों का उदय, जब जब भारत में किसी भी रूढ़िवादी विचारों, किसी भी स्टीरियोटाइप्स जो थॉट्स रहे हैं, उनसे अलग, उनसे विरल जब भी कुछ मत, कुछ विचार पनपे हैं, उनको लिखने की परंपरा भारत में रही है। परलोक संबंधी सिद्धांत का महत्व, भारत में इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो परलोक संबंधी, यानी जो जिसे हम स्वर्ग या नर्क कहते हैं, जिसे हम परलोक कहते हैं, इसके विचार के केंद्र में, इस विचार के इर्द गिर्द लेखन परंपराएं भारत की घूमती हैं। संरक्षण दाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि, जो भी संरक्षणदाता भारत में रहे हैं किसी समूह विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, उन संरक्षणदाताओं, उन डिफेंस करने वाले लोगों की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, जैसे व्यापारी हैं, कृषक हैं आदि से संबंध रखते हैं, उनके ऊपर लिखने की जो ऐतिहासिक परंपरा है वो भारत में रही है। अगली परंपरा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उनकी शिक्षाओं का प्रारंभिक नगरीय तथा साक्ष्य परिवेश, यानी जो भी लोग ऐतिहासिक परंपराओं को लिखने में या जिन पर ऐतिहासिक परंपराएं लिखी गई हैं, उनका सामाजिक परिवेश, उनका नगरीय परिवेश क्या रहा, उनका एटमॉस्फेयर किस तरह का रहा है, उस पर बात की गई है। उनके विभिन्न मत संप्रदायों की विवेचना, यानी जो भी ऐसे लोग रहे हैं, उनके मत, उनके संप्रदाय, उनकी जो अपनी कह सकते हैं कि मेंटलिटी है वो किस तरह की रही है। साथ में इन भिन्न पंथों के बीच में वैचारिक मतभेद इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे हैं। यानी अगर भारत में दो भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक परंपराएं पनपी हैं, तो उनके बीच में कौन कौन से मतांतर रहे हैं, कौन से वैचारिक मतभेद रहे हैं, ये केंद्र बिंदु रहा है लेखन परंपराओं का। और धार्मिक पंथों तथा राजनीतिक सत्ता के बीच में अंतर्क्रियाएं, धार्मिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष के बीच में जो भी संबंध रहे हैं, ये भारत में इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण स्वरूप, ऐतिहासिक परंपराओं का जो है महत्वपूर्ण प्रकार रहे हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं टॉपिक के बाद, ये 7-8 चीज़ें हैं जो हमने अभी बात की है, जो कि भारत में विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक परंपराओं के रूप में देखी जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इतिहास तथा इसके विभिन्न स्वरूप। इतिहास तथा इसके विभिन्न स्वरूप। जब हम इतिहास और के विभिन्न स्वरूपों की बात करते हैं तो देखिए, भारत में जो इतिहास लेखन के तथ्य रहे हैं, इतिहास लेखन की मुख्य बातें रही हैं, उनमें हम इतिहास लेखन के मुख्य स्वरूपों के तौर पर पुराणों को, ग्रंथों को, अगर हम इसमें बात करें वेदों, पुराणों, ग्रंथों या गाथा या नरशंसी परंपरा या आदि पुराण या जैसे हम बात करते हैं आख्यान या मंत्र, आख्यान या मंत्र। अगर इतिहास तथा इसके विभिन्न स्वरूपों की बात करते हैं तो भारत में इतिहास के जो मुख्य बिंदु हैं या जिन चीज़ों के आधार पर भारत का प्राचीन इतिहास लिखा गया है वो यहाँ हैं। वेदों की जब बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु या भारत में इतिहास लेखन या साहित्य लेखन की परंपराएं जहाँ से प्रारंभ होती हैं वो वेद हैं। वेदों के आधार पर सारी इतिहास की रचना हुई है। वेदों का बाद में जो एक कह सकते हैं कि एक उद्घटित जो रूप है वो पुराण है। 18 पुराणों का वर्णन हमें मिलता है। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे जो साहित्य रचनाएं हमें भारत के इतिहास के स्वरूप के रूप में देखने को मिलती हैं। गाथाएं या गीत, जब मतलब ऐसा भारत के इतिहास में लेखन परंपराओं में मिलता है कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी शासक विशेष की गाथाएं लिखी गई हों, उसके कह सकते हैं यशगान में गीत लिखे गए हों। नरशंसी का अभिप्राय होता है किसी नर विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करना। नरशंसी इत्यादि की जो मतलब शैलियाँ हैं लिखने की वो भारत में देखने को मिलती हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम लें, किसी व्यक्ति विशेष के यश का वर्णन करना, उसके गुणों का, उसके चरित्र का वर्णन करना, नरशंसी परंपरा भारत में लेखन परंपरा का एक स्वरूप रही है। आदि पुराण जो पौराणिक परंपराएं हैं उसमें आदि पुराण जो प्राचीन पौराणिक परंपराएं हैं लेखन की वो एक स्वरूप है। मंत्रोच्चारण, हम अगर भारत के प्राचीन स्वरूप को देखें तो वहाँ मंत्रोच्चारण, मंत्रों के रूप में इतिहास को लिखने की जो परंपरा है वो एक स्वरूप है भारत में इतिहास लेखन का। और आख्यान, आख्यान या व्याख्यान जिसे आप कहते हैं, किसी भी घटना विशेष के बारे में विस्तार से वर्णन करना, विस्तार से लिखना, आख्यान एक स्वरूप है भारत में इतिहास लेखन का। तो जब कहते हैं इतिहास तथा इसके विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं, तो भारत में वेद, पुराण, ग्रंथ, गाथा, नरशंसी, आदि पुराण, मंत्र और आख्यान ये सभी स्वरूप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अंतर्बद्धता संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें कुछ जो तथ्य जो हम कह सकते हैं कि भाई अंतर संबंधों के स्वरूपों में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। यानी जो भी अंतर संबंध हैं इन सभी स्वरूपों में आपसी ताल्लुकात हैं, आपसी जो है रिलेशंस हैं, उनकी जब बात की जाए तो इन जो है अंतर संबंधों को हम 3 आधारों पर या 3 तरह से देखते हैं। पहला जो तरीका है वो है उत्पत्ति संबंधी मिथक। अब इन सभी जो स्वरूपों को देखते समय हम उत्पत्ति संबंधी मिथकों को देखते हैं, यानी जो भी चीज़ें हैं उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, उनका निर्माण किस तरह से हुआ है, उसके संबंध में बहुत सारे मिथक देखने को मिलते हैं। मिथक यानी जिस बात की पुष्टि न की जाए, जिस पर शक हो, संशय हो, वो है मिथक। तो उत्पत्ति संबंधी मिथक अक्सर देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ जो देखने को मिलती है अंतर संबंधों के तौर पर, नायकों की प्रशस्ति संबंधी रचनाएं। आमतौर पर यह रहा कि नायकों की जो प्रशस्ति है, यानी उनके यशगान की, उसकी बड़ाई करते हुए लिखी गई जो रचनाएं हैं वो प्रशस्ति हैं। नायकों की प्रशस्ति संबंधी रचनाएं। प्राचीन वैश्य समूह, समूह संबंधी रचनाएं। वैश्य समूह की अगर बात करते हैं तो जब हम वर्ण व्यवस्था को पढ़ते हैं
वर्ण व्यवस्था का वर्णन करते हैं, तो वहाँ वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों में से एक जो महत्वपूर्ण वर्ण है वो वैश्य वर्ण है। तो प्राचीन वैश्य समूह संबंधी जो रचनाएं हैं या नायकों की प्रशस्ति संबंधी रचनाएं हैं, उत्पत्ति संबंधी वेदक हैं, ये 3 अंतर संबंध हैं जो हमें सभी स्वरूपों के साथ में आपस में संबंधों के तौर पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हम अपने आगे इस इकाई में, इस टॉपिक में जो बात कर रहे हैं कि हम अपने आगे आने वाले चैप्टर में, चैप्टर जो हमारा 2 है, उसमें हम बौद्ध इकाइयों की महावीर प्रणाली की बात करेंगे। साथ ही साथ हम जो है उत्तर बौद्धिक परंपराओं में क्या परिवर्तन आया, उन सब की विस्तार से बात की जाएगी। आगे आने वाले चैप्टरों में हम राजनीतिक जीवनों की बात करेंगे, राजनीतिक जो है परिदर्शनों की बात करेंगे। और यहाँ हमारे इस चैप्टर में हम जो बात कर रहे हैं कि इतिहास को मूर्त रूप प्रदान करने वाली कुछ विधि विधान हैं, तो हम देखते हैं आगे चलकर कि भारत में ऐतिहासिक परंपराएं जो जन्मी हैं, इतिहास के लेखन की परंपराएं जन्मी हैं, वो अगर हम अपने श्रीलंका की तरफ जाएं तो वहाँ के बौद्ध विहारों में दीपवंश और महावंश जैसी जो प्रणालियाँ हैं, दीपवंश और महावंश जैसी लेखन प्रणालियाँ हैं इतिहास की, वो प्रचलित रही हैं। अगर हम भारत में बात करते हैं तो बौद्ध परंपराओं में ही महायान और हीनयान जैसी परंपराएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ जैसा कि हमने पहले बात की कि चरित्र, प्रशस्तियाँ और वंशावलियाँ ये महत्वपूर्ण कारक भारत में इतिहास लेखन की परंपराओं में रहे हैं। अंत में इस चैप्टर की हम जो बात करते हैं ऐतिहासिक परंपराओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ। चैप्टर का अंत हम इस टॉपिक के साथ करते हैं कि जो ऐतिहासिक लेखन की परंपराएं हैं उनका आर्थिक महत्व, राजनीतिक महत्व और सामाजिक महत्व क्या है। ऐतिहासिक परंपराओं का और राजनीतिक, आर्थिक और महत्व। तो भारत में ऐतिहासिक परंपराओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ क्या रहे हैं, ये किस तरह से आर्थिक आधारों पर, राजनीतिक आधारों पर और सामाजिक आधारों पर फले फूले हैं, हम जब उसकी विस्तार से बात करने निकलते हैं तो देखिए हम जब विस्तार से तीन तथ्यों की, इन 3 बिंदुओं की चर्चा करते हैं जिनमें हम ऐतिहासिक परंपराओं में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। तो देखिए ऐतिहासिक परंपराओं के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संदर्भ क्या रहे हैं, आर्थिक महत्व क्या रहे हैं, उनकी जब हम बात करने निकलते हैं तो वहाँ 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर हम राजनीतिक महत्व की बात करते हैं, राजनीतिक संदर्भ की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि ऐतिहासिक लेखन की जो शैली है, ऐतिहासिक लेखन की जो कह सकते हैं गतिविधि है, उन पर राजनीतिक जो सत्ताएं रही हैं, राजनीतिक शासकीय वर्ग रहे हैं, राजनीतिक जो प्रणालियां रही हैं, उनका बहुत हद तक असर पड़ा है, उन सब का बहुत हद तक जो प्रभाव पड़ा है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है इतिहास का कि जो समाज के हर एक वर्ग को, समाज की हर एक गतिविधि को, समाज के हर एक स्वरूप को प्रभावित करती है। तो जो राजनीतिक संदर्भ है भारत में ऐतिहासिक परंपराओं के लेखन का, वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसे हम 2 तरह से देख सकते हैं कि एक और जहां राजनीतिक पक्ष ने भारत में ऐतिहासिक परंपराओं को पूर्ण रूप से प्रभावित किया होगा, उसे ऐतिहासिक घटनाओं में, ये ऐतिहासिक जो परंपराओं के लेखन की परंपरा है वो कभी भी राजनीति से, सत्ता शासन से अछूती नहीं रही होगी, प्रभाव रहित नहीं रही होगी। इस बात का जो संभावनाएं हैं वो बहुत अधिक ज़्यादा हद तक हैं। दूसरी ओर राजनीति पर भी जो है ऐतिहासिक लेखन परंपराओं का खासा असर पड़ा होगा। लेखन परंपराएं ही थी, ये जो मतलब कह सकते हैं कि ऐतिहासिक परंपराएं ही थी कि जिन परंपराओं ने राजनीति को भी निर्देशित या राजनीति को भी जो है कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने का काम किया होगा। अगर हम आर्थिक संदर्भों की बात करते हैं, आर्थिक महत्व की बात करते हैं, तो इतिहास लेखन की जो परंपराएं हैं, ऐतिहासिक परंपराएं हैं, इन परंपराओं पर आर्थिक जो प्रभाव है, आर्थिक संदर्भ है, वो हमेशा से रहा होगा। आर्थिक प्रभावों से अछूता रहकर ऐतिहासिक परंपराओं के लेखन का कार्य सुचारू रूप से चल पाना संभव नहीं है।
अगर आज के समय में हम किसी को कहें कि कोई अपने आर्थिक जो पक्ष हैं, आर्थिक जो कारण हैं, उन्हें दरकिनार करके, उन्हें अनदेखा करके कोई भी काम करे तो शायद संभव ना हो, आज भी संभव नहीं है और प्राचीन काल में भी संभव नहीं रहा होगा। तो आर्थिक जो पक्ष है वो अपनी जो परंपराएं हैं, ऐतिहासिक परंपराएं हैं, उनसे अछूता रहा हो या आर्थिक जो है कारकों को, आर्थिक कारणों को ऐतिहासिक परंपराओं प्रभावित ना किया हो, ये संभव बिल्कुल नहीं है। तो आर्थिक जो कारण है, आर्थिक जो संदर्भ है, एक महत्वपूर्ण संदर्भ है ऐतिहासिक परंपराओं को प्रभावित करने वाला। तीसरा और महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं संदर्भ है वो है सामाजिक संदर्भ। इस बात को बहुत ज़्यादा पुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि जब हम ऐतिहासिक परंपराओं की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक गतिविधियों की बात कर रहे हैं, तो समाज का इतिहास से, इतिहास का समाज से एक जो कह सकते हैं कि भाई बहुत ही घना संबंध है। एक कह सकते हैं एक ही थाली के दो चट्टे बट्टे हैं, इतिहास और समाज। इतिहास का निर्माण जो है वो समाज के आधार पर हुआ है और समाज इतिहास का दर्पण है। कहीं ना कहीं जो आगे आने वाला समाज का स्वरूप है वो ऐतिहासिक घटनाओं से, ऐतिहासिक परंपराओं से, ऐतिहासिक प्रणालियों से प्रभावित होता है। कभी भी इतिहास और समाज एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से विरल नहीं हो सकते। इन सब के साथ हम जो बात करते हैं इसमें जो है विचारधारात्मक चिंतन, जो आखिरी इसमें एक टॉपिक दिया है चैप्टर में। तो देखिए विचारधारात्मक जो चिंतन है, यानी ऐतिहासिक परंपराओं को लेकर विचारधाराएं बहुत सारी हैं इतिहास लेखन को लेकर। इन विचारधाराओं में कई बार हमें सामंजस्य देखने को मिलता है, तालमेल देखने को मिलता है, और कई बार विचारधाराओं में विवाद देखने को मिलता है, टकराव देखने को मिलता है। तो विचारधारात्मक जो चिंतन है ऐतिहासिक परंपराओं को लेकर वो इस बात पर, इस तथ्य पर केंद्रित है कि इतिहास लेखन की परंपराएं हर समय जो है बदलती रही हैं, इतिहास लेखन के तरीके बदलते रहे हैं, प्रणालियाँ बदलती रही हैं, और इतिहास लेखन कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, यानी इतिहास जो है वो पक्षपात से अछूता नहीं हो सकता। इस बात की संभावनाएं, इस बात की पुष्टि पूर्ण तौर पर की जा सकती है। जो विचारधारात्मक चिंतन की बात हम इस चैप्टर के अंत में कर रहे हैं इस तौर पर कि देखिए विचारधारात्मक जो चिंतन है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक परंपराओं से जन्मा है, और ऐतिहासिक परंपराओं का सही जो वर्णन है वो विचारधारात्मक चिंतन ही है। लास्ट में चैप्टर के सारांश में, इस चैप्टर के पूरे निचोड़ में बहुत कम समय में हमने इस चैप्टर की चर्चा की है। मैं इस आशा के साथ इस चैप्टर की चर्चा कर रहा हूँ कि कम से कम इस चैप्टर का जो निचोड़ है, इस चैप्टर का जो सार है वो थोड़े से समय में, हालांकि थोड़ा सा समय भी मेरा ख्याल है कि करीब 1 घंटा पहुंच गया होगा, लेकिन अगर हम विस्तार से इन टॉपिक्स की या इन सिलेबस की या इस बुक की बात करते हैं तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम समय में इस चैप्टर को या आगे आने वाली जितनी भी इकाइयाँ हैं उनके जो मूल तत्व हैं, उन चैप्टर की जो बेसिक सी चीज़ें हैं उनको आप तक रखें, आपके बीच साझा करें। इसी कोशिश के साथ हम इस चैप्टर का जो सारांश है वो भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं, इतिहास लेखन की बाध्यताएं, इतिहास लेखन में कौन कौन से तथ्य, कौन कौन से विचार समाहित हैं, इन सब की चर्चा हमारी इस पहली इकाई में, पहले इस चैप्टर में की गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो निजी अनुभव है, आपके जो अपने सुझाव हैं, आपकी जो सलाह मशवरा है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि वीडियो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कारगर है, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको सहायता करने वाली है, काम आने वाली है, तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा जरूर करें, शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं आगे भी, और आपको चाहिए कि ये वीडियो जो है आने वाली उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।